बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत अहम टॉपिक है जिसमें सैलरीड क्लास के मतलब है, क्योंकि सैलरीड क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका है कि उनका सबसे पहले टैक्स कटता है, फिर उनके हाथ में उनका पैसा आता है। तो अब सैलरीड क्लास किस तरह से टैक्सेस दे रही हैं और ऑडियल टैक्सिंग ऑल देयर स्ट्रेंथ जो है इन पीपल्स की, उसके रिलेटेड आज बिजनेस रिकॉर्डर में एक ओपिनियन एंड एडिटोरियल छपा हुआ था आज की डेट में। तो वो मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी चीज़ें शेयर कर दूं कि क्या क्या टैक्सेस के किस तरह से इशू हैं, लोग किस तरह से पे कर रहे हैं, कितना कौन सा सेक्टर पे कर रहा है। ये मैंने आज इस पे थोड़ी सी और रिसर्च की, मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें डाली और कुछ ये एडिटोरियल की ली। तो उसमें इसमें जो की इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं उसमें यह किया गया है कि सैलरीड इंडिविजुअल पेड रुपीज़ 266 बिलियन इन द टैक्स ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ क्लोज हुआ है 31 दिसंबर को, जिसमें कुछ थोड़ा शॉर्टफॉल भी था, लेकिन एफबीआर बड़ा खुश था कि उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लिया है। तो इसमें जो सैलरीड पर्सन से थे उन्होंने तकरीबन 266 बिलियन रुपीज़ जमा करवाया है। दिस अमाउंट इज डबल टू द टैक्स पेड बाय द रियल एस्टेट सेक्टर। आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर वो है जो बहुत अमीर सेक्टर है। आप अगर उनके ऑफिस देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके घर देखें, तो बहुत अमीर लोग उसमें मोस्टली पाए जाते हैं। तो अब ये जो सैलरीड क्लास है उसने रियल एस्टेट वालों से ऑलमोस्ट डबल टैक्स दिया है। और फिर जो सैलरीड क्लास है आर्गू दे आर नॉट द रिचेस्ट ग्रुप इन द कंट्री, कि वो रिचेस्ट ग्रुप तो कंट्री का नहीं है, लेकिन वो टैक्स जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, ये एक हकीकत है। मैंने एक फिर रिसर्च की और मैंने देखा कि टोटल जो फर्स्ट हाफ में टैक्स कलेक्ट हुआ है इनकम टैक्स की मद में 3 ट्रिलियन रुपीज़। अब इस 3 ट्रिलियन रुपीज़ में किसका कितना शेयर है? तो जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो 266 बिलियन उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। रियल स्टेट जो है इसका ऑलमोस्ट उससे हाफ से भी कम है, 126, जो एक अमीर तबका है, लेकिन टैक्स देने में उतना नहीं है जितना सैलरी क्लास दे रही है। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो उस पे तकरीबन 1 ट्रिलियन है। अब ये एक और लम्हा फिक्रिया है कि हमारे मुल्क में जो इंपोर्ट आ रही है वो भी आके अल्टीमेटली जो है एंड कंज्यूमर ने उसका बर्डन पे करना है, लेकिन हम इतनी ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं कि हमें हैवी टैक्सेस सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अगर तो इंपोर्ट पे टैक्स है। मीन ये है कि इंपोर्ट हमारी कितनी ज़्यादा है, जिससे हमारा ज़र मुबादला मुल्क का बाहर जा रहा है और हम डे बाई डे गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि इनको कम होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्की मसनूआत को जब आप ख़रीदेंगे आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा आपके मुल्क में रहेगा, अदरवाइज़ बाहर चला जाएगा। तो इसमें अगर हम बिज़नेस प्रॉफिट्स की बात करें तो वो तकरीबन उससे जो टैक्स आया है वो 720 बिलियन। हालांकि बिजनेसेस आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े और कितने ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनसे वो मैं समझता हूँ कि कम है, इंपोर्ट से भी कम है। और होलसेल एंड रिटेल जो है, आप देखें कितने ज़्यादा रिटेलर और होलसेलर हैं पूरे पाकिस्तान में और कितने वो अमीर लोग हैं, कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो वो सैलरी क्लास के तकरीबन करीब करीब है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उनका भी कम है। एक्सपोर्ट जो हमारा बहुत कम है, 180 बिलियन। अब हमारी एक्सपोर्ट, इससे ये भी नज़र आता है कि एक्सपोर्ट कम है। जब हमारी एक्सपोर्ट्स कम है तो उसकी वजह से हमारा टैक्स भी इस पर कम कलेक्ट हो रहा है। और कैपिटल गेन 160 है और अदर विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो तकरीबन 218 बिलियंस हैं। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट हाफ का इनकम टैक्स की ये बात हो रही है, ये कलेक्शन टोटल हुई है। तो अब इसमें जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज, हम कहते हैं कि जी वो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट अपना टैक्स काट के उनको देती है, ऐसी कतन बात नहीं है। अब जितनी टोटल सैलरी क्लास है उसमें ओनली 7% एम्प्लॉई ऑफ द पीपल ड्रा सैलरी फ्रॉम द स्टेट। गवर्नमेंट से लेने वाले सिर्फ 7% लोग हैं, बाकी 93% जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और प्राइवेट सेक्टर से सैलरियां लेके और अपना टैक्स जमा करवा रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफर रिसीव एनुअल सैलरी इंक्रीज अबव इन्फ्लेशन, के जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये होता है कि जब इन्फ्लेशन जितनी है उतनी गवर्नमेंट उसकी सैलरीज बढ़ा देती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर सैलरी क्लास है हैज़ सफर्ड ड्यू टू अ लो ग्रोथ एंड IMF की कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ जो हैं, सकड़ाओं की जो पॉलिसी हैं, जो मईशत सुकड़ रही है, उससे प्रॉब्लम आ रही हैं, उनकी वजह से
जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है उन पे टैक्सेस का बहुत ज़्यादा है, वो उनकी ना तो उतनी इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरीज बढ़ती हैं, तो वो सेक्टर जो है वो परेशान है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब वो ज़्यादा टैक्सेस दे देते हैं, कम पैसा बचता है, सैलरीज बढ़ नहीं रही इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो फिर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें सकड़ाव आ रहा है। और 93% ऑफ द एम्प्लॉय पॉपुलेशन वर्क्स आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर से 93% लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजोरिटी है डिक्लाइन स्टेडली, आहिस्ता आहिस्ता वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज़ हो रहा है बजाय बढ़ने के, क्योंकि टैक्स का बर्डन इतना ज़्यादा है और इन्फ्लेशन के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही। तो पॉवर्टी लेवल हैव अराइजन टू ओवर 42% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुकी है। तो अगर हम रियल स्टेट सेक्टर की बात करें कि इस पे टैक्सेशन, हालांकि रियल स्टेट से आपने देखा कि ऑलमोस्ट हाफ कलेक्ट हुआ है सैलरी से, तो फिर रियल स्टेट जो है पेड द हाफ टैक्स एज कंपेयर टू सैलरीड इंडिविजन, अर्बन प्रॉपर्टीज टैक्सेस एंड एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फॉल्स अंडर द प्रोविंसेस डोमेन। वो तो इसमें आता नहीं है, वो तो प्रोविंस का डोमेन है, सिर्फ फेडरल की बात हो रही है। तो एफबीआर कलेक्ट्स विद होल्डिंग टैक्सेस एंड कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से जो काट रहे हैं वो भी, अगर कोई सैलरीड पर्सन है उसने सैलरी पहले ली है, अब वो चीज़ें लेता है तो विद होल्डिंग उसकी टैक्सेस की उसको भी इधर देना पड़ता है। तो अब ब्लैक मनी जो है वो कहाँ हमारी पार्क हो रही है, ये हमें सबको ही पता है कि जितनी भी ब्लैक मनी है वो रियल स्टेट हिस्टोरिकली यूज द पार्क, वो पार्क के लिए यूज़ होता है कि सारी ब्लैक मनी आके रियल स्टेट में होती है, और एटलीस्ट 50% ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी लिंक टू द अनडॉक्यूमेंटेड मनी। तो हमारी तकरीबन, बल्कि मैं कहता हूँ 70% तक अनफॉर्मल है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, 30% तक सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो जो है वो इकोनॉमी इसके साथ अटैच है। और IMF मैंडेट रिफॉर्म शोज द डाउन प्रॉपर्टी मार्केट ट्रांजैक्शन। तो जो अब FBR के जो IMF की रिफॉर्म्स हैं, उसने जब प्रॉपर्टी मार्केट को क्लोज करना शुरू किया और इसको डाउन करना शुरू किया, तो इसका अफेक्ट क्या आता है? इसका अफेक्ट ये आता है कि अब ये पैसा जो है और कहीं जगह जाके पार्क हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अब ये कहाँ पार्क हो रहा है। इसका जो है शिफ्टेड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस 2025 में क्या हुआ कि जो हमारी इन्वेस्टर शिफ्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट। अब प्रॉपर्टी की मार्केट पे जब इस तरह से प्रॉब्लम्स आई IMF की पॉलिसीज़ की वजह से, उसमें सकड़ाव आया, तो सकड़ाव आने का अफेक्ट किसको हुआ कि लोग गोल्ड और स्टॉक में चले गए। अब गोल्ड आप देखें प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं पिछले एक आध साल में। और जो ग्लोबल ट्रेंड्स है ड्यू टू द सैंक्शन ऑफ टैरिफ एंड डिक्लाइनिंग रिलायंस ऑन US डॉलर पे ज़्यादा उसका रिलायंस हो रहा है। तो चाइना एंड इंडिया अमंग द कंट्रीज इंक्रीजिंग गोल्ड होल्डिंग। तो जो इंडिया और चाइना में गोल्ड होल्डिंग बढ़ रही है, तो अब जब बढ़ रही है तो उसकी प्राइसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो अब पाकिस्तान एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं कि आप देखें कि स्टेबल रुपी डॉलर पार्शली डज नॉट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। हम ये नहीं कह सकते कि डॉलर जो है वो स्टेबल है, डॉलर के स्टेबल होने की वजह से अब हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है स्टेबल है, हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फॉरेन रिजर्व्स डिपेंड हैवली ऑन द मल्टीलैटरल एंड फ्रेंडली कंट्रीज लोन जो है उनसे हमारे रिजर्व जो हम फ्रेंडली कंट्री से और मल्टीलैटरल जो हमारे लोन्स हैं उनसे हमारी अफेक्ट होती है कि फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं। एंड लेक ऑफ ट्रेड सरप्लस रिमेन्स एज अ स्ट्रक्चरल विकी स्पेशल, जिस पे मेरे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें कलेक्शन में भी आपको बताया कि जो ट्रेड सरप्लस है उसका अफेक्ट क्या है कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट से हमारा जो पैसा बाहर चला जाता है और एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो पैसा हमें आता कम है। तो अब हमारा जो डेफिसिट है इससे हमें प्रॉब्लम बेसिकली हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब अगर स्टॉक मार्केट की रियलिटीज़ की हम बात करें कि आपने देखा कि पिछले दिनों स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई, उसकी क्या वजह थी कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट ऑफन साइटेड एज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का बात तो ये करती है, लेकिन क्रिटिक्स आर्गूज लो टैक्सेशन बूस्ट द मार्केट परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें टैक्सेशन ज़्यादा नहीं है इसलिए मार्केट में लोगों ने सारा पैसा उसकी तरफ ले आए, क्योंकि टैक्सेशन कम है तो इसलिए वो उसको बूस्ट हो गई और स्टॉक मार्केट
पार्टिसिपेंट्स आर फ्यू एंड लार्जली फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप्स। तो जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर होते हैं वो होते भी कम हैं और वो होते भी मोस्टली लार्ज ग्रुप्स के हैं, तो वो सारा फ़ायदा उसमें वो ले जाते हैं और फ़ायदा कमा जाते हैं। तो अब जो सैलरी क्लास है वो बेचारी पिसती रह जाती है। इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न्स की हम बात करें तो इसमें स्टॉक मार्केट ग्रोथ डज नॉट रिप्रेजेंट्स द इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही। बेसिकली स्टॉक मार्केट ऊपर चलती जा रही है लेकिन ग्रोथ नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वल्नरेबल एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स, तो इसमें तो आपको पता है कि लो इनकम वाले जो हैं उनका तो स्टॉक मार्केट के साथ तल्लक ही कोई नहीं होता, उनकी ग्रोथ तो वैसे ही कम से कम डेली होती है जाती है कि पावर्टी राइज कर रही है, यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं बल्कि डिमोशन हो रही है। राइजिंग पावर्टी कंट्रीब्यूट क्लेम्स ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि अगर हम कंट्राडिक्स यानी कि अगर हम कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन पावर्टी तो फिर इंक्रीज कर रही है, पावर्टी इंक्रीज होकर तो ग्रोथ नहीं होगी ना। तो इसकी अगर पॉलिसी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो कंट्रैक्शनरी मॉनिटरी जो सकड़ाओ की पॉलिसीज़ हैं एंड फिजिकल पॉलिसीज़ डिस्करेज द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, तो इससे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव होनी चाहिए जिससे और इंडस्ट्रीज़ लगे, जिससे एक्सपोर्ट्स बने, जिससे मुल्क में ज़र मुबादला आए, जिससे वो इस तरह का होना चाहिए जो कि नहीं है। गोल्ड एंड स्टॉक डू नॉट जनरेट द ब्रॉड बेस प्रोडक्टिव गेन, अभी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे या स्टॉक्स में कर देंगे, इससे प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, बस एक बंदा जो है अमीर से अमीर तर होता जाएगा, गरीब से गरीब तर होता जाएगा। तो इसके लिए रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टेजिंग ऑफ पॉलिसीज रिमेन अनचेंज्ड, तो इसलिए पॉलिसी वालों को इस पे सोचना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड्स की, तो वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट शुड एंगेज IMF टू रिलैक्स द कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ जो हैं, सकड़ाओं की जो पॉलिसी हैं जिससे मईशत हमारी सुकड़ रही है, वो IMF को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मईशत को बढ़ने दें, इससे बढ़ेगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो हमारी इधर नई इन्वेस्टमेंट होगी, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ज़मीनें आबाद होंगी, जिससे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ख़त्म होगा। फोकस ऑफ इन लार्जिंग द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है उस पर फोकस होना चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों में मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं कि हमारी 3.5 करोड़ एकड़ जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, अगर इन्वेस्टमेंट में लोग तैयार हैं, हमारा जो ओवरसीज़ है वो तैयार है कि उनको ज़मीनें दें, तो वो डॉलरों में पैसे देंगे, डॉलरों में जब पैसे हमारे पास आएंगे तो हम उन ज़मीनों को वो आबाद करेंगे, तो उसमें जो प्रोडक्शन होगी, मीट प्रोड्यूस होगा, उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। नीड फॉर फेयर टैक्स बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ मॉडल, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स की है, टैक्स बर्डन की है, वो ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से लोगों की इनकम है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब सैलरीड क्लास क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है, अब डॉक्यूमेंटेड है तो उन पे सारा बोझ कि इतने % से बढ़ा दो, अब सैलरी बेचारे वाला जो है उसने तो देना ही देना, क्योंकि उसको तो पैसा मिलता ही टैक्स कटने के बाद है। फिर उसको जब लेके टैक्स देता है, जाके गाड़ी लेता है, गाड़ी पे टैक्स देता है, ज़मीन खरीदता है, ज़मीन पे टैक्स देता है, फिर आगे कई उसको टैक्स पे टैक्स पड़ते जाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन जो है वो साल के एंड में जब देखता है कि मुझे ये चीज़ें सारे खर्चे निकालने के बाद इतना बचा, उसमें से भी और ख़र्चे निकाले, तो फिर थोड़ा बहुत टैक्स पे करता है। तो इसको जो है फेयर अनफ होना चाहिए ताकि आप इसमें से लोग जो हैं, जो क्लास दब रही है वो ना दबे और प्रॉपर अपना उसका भी सर्वाइवल हो सके। तो उम्मीद है कि ये सैलरी क्लास वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बाकी लोग भी इसको लाइक करेंगे, क्योंकि जो देखेंगे कि अपना शेयर उसमें डालेंगे। और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुँचे और वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।